चलो नालायक बच्चों सब देखना है इधर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और थोड़ा सा समझ भी लेना मेरे साथ कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। देखो जो आपकी एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बुक को, जो उन्होंने मॉड्यूल बनाया है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करती है। वो 4 पार्ट बनाती है इसका, 1, 2, 3 और 4। और आपको भी पता है कि अगर आपको बोर्ड्स में अच्छे नंबर लेके आने हैं या फिर सीयूटी अच्छा करना है, तो आपको कुछ आए ना आए, आपको एनसीईआरटी पूरी आनी चाहिए। तो एनसीईआरटी के पहले चैप्टर का नाम उन्होंने रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरे चैप्टर का नाम उन्होंने रखा हुआ है एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फोर्थ चैप्टर वो लोग रखते हैं रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। और लास्ट फोर्थ चैप्टर है बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखो चाहे बोर्ड का एग्जाम हो या फिर सीयूईटी हो, जब तक फुल मार्क्स मिलेंगे नहीं अकाउंटेंसी में, तब तक बात बनेगी नहीं। तो थोड़ा सा ना मार्क्स का वेटेज देख लेते हैं। ये जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना बच्चे, ये 6 मार्क्स का है, रेशियो 4 मार्क्स का है, और ये दोनों चैप्टर कंबाइंडली स्कोर करता है 10 मार्क्स के लिए। ठीक। अच्छा अब से कैसे पता चलेगा कि किसके अंदर क्या पढ़ना है? देखो मेरी बात समझना, आपको ना जो पहला चैप्टर है ना, पहला चैप्टर, पहले चैप्टर के अंदर आपको फॉर्मेट्स याद होने चाहिए। फॉर्मेट्स किसका सर? फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए बैलेंस शीट का, और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, और इसके अलावा उनके कंटेंट और उसका नोट्स टू अकाउंट याद होना चाहिए। जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बेटा, इसके अंदर ना आपको टूल्स याद होने चाहिए। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको पता है टूल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कितने होते हैं सर? 5 होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। पहले वाले टूल का नाम है बेटा कंपैरेटिव, दूसरे वाले का नाम है बच्चे कॉमन साइज, थर्ड का नाम है बेटा ट्रेंड एनालिसिस, और फोर्थ और फिफ्थ के लिए उन्होंने एक अलग से चैप्टर बना दिया। फोर्थ का नाम है बेटा रेशियो एनालिसिस, और फिफ्थ का नाम है बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट। डन। तो इसका मतलब ये जो लास्ट का 4 और 5 है, तो ये तो अपने को अलग से सेपरेट चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन ये कॉमन साइज, कंपैरेटिव और ट्रेंड एनालिसिस, वो तीनों इस चैप्टर के अंदर कवर होते हैं बेटा। डन। चलो तो बस अपने को ना इतना सा पढ़ना होता है, और हम बोर्ड में 20 मार्क्स और सीयूटी के अंदर अराउंड अराउंड 8 to 12 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इतना पढ़ के। ठीक, चलो सर शुरू करते हैं। पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको फॉर्मेट्स याद होने चाहिए। अगर आपने फॉर्मेट्स याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किया है तो प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि बाकी सब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही डिपेंड करता है। तो जल्दी से एक बार इसको नोट करो। नेक्स्ट पेज पे आते हैं बेटा, जल्दी नोट करो। जल्दी जल्दी जल्दी, चलो सर। अब जब नोट हो गया तो आओ सर पेज 2 पे आओ। पेज नंबर 2 पे लिखो बेटा नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1। मुझे ना यहाँ पे
फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन कराना है, तभी आप एमसीक्यू के आंसर दे पाओगे। मुझे आपका उसका नेचर कराना है, मुझे ऑब्जेक्टिव कराना है, और फाइनली मुझे इसका आपको टाइप्स बताना है। तो यहाँ पे मुझे ये 4 चीज़ें करनी है, डेफिनेशन, नेचर, ऑब्जेक्टिव और टाइप, किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। डन। चलो सर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखना बेटा, सबसे पहले देखना डेफिनेशन, और ये आपने याद भी करना है बेटा, ठीक है? लिखो सर, इट इज द बेसिक एंड फॉर्मल एनुअल, इट इज द बेसिक एंड फॉर्मल एनुअल रिपोर्ट। चलो सर मुझे तो याद हो गई पहली लाइन, मैं हल्का हल्का ना कट लगाता रहूंगा जहां तक आपको याद करना है। पहला मुझे याद हो गया, इट इज द बेसिक एंड फॉर्मल एनुअल रिपोर्ट, मैं कलर बदल देता हूं जहां पे आपको कट लगाना है, थ्रू विच corporate management, इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमास में डाला, थ्रू विच कॉर्पोरेट मैनेजमेंट communicates financial information to its owner, या मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ओनर्स एंड एक्सटर्नल पार्टीज। क्या बात है सर, सर डेफिनेशन तो समझ में आ गई, लेकिन एक छोटी सी चीज समझ में नहीं आई। पहले आप इसको पढ़ो, मैं आपको समझाऊंगा भी। पहले आप इसको पढ़ो बेटा, क्या बोला? इट इज द बेसिक एंड फॉर्मल एनुअल फाइनेंशियल या एनुअल रिपोर्ट थ्रू विच कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। अब ये कॉर्पोरेट मैनेजमेंट को जरा सा हाईलाइट कर लेता हूँ। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट क्या कह रहा है सर? कम्युनिकेट कर रहा है। क्या कह रहा है? कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसको दे रहा है सर? ओनर को दे रहा है और एक्सटर्नल पार्टीज को दे रहा है। डन। जरा इतना हाईलाइट करो, जरा इतना हाईलाइट करो। देखो अब जरा ना इसको समझना। देखो ये बहुत सारे लोग हैं, ये बहुत सारे लोग हैं, ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि आगे ना आपको अकाउंट्स के अंदर यही सब पढ़ना पड़ता है बेटा। ये बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने मिलके थोड़ा थोड़ा पैसा दिया। अगर आप किसी बिजनेस में पैसा देते हो ये सोचकर कि प्रॉफिट होगा तो मेरा, लॉस होगा तो मेरा, तो आप कंपनी के क्या बन जाते हो सर? आप कंपनी के बन गए ओनर। ये लेकिन ये बहुत सारे हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओनर्स। इन लोगों ने पैसा डाल के एक अच्छी खासी कंपनी बना ली। ठीक, हाँ जी सर मुझे ये बात समझ में आ गई, इन्होंने पैसा डाल के एक अच्छी खासी कंपनी बना ली। लेकिन अब क्योंकि इस कंपनी को चलाने के लिए सारे लोग तो चला नहीं सकते, यूजुअली कंपनी को ओनर चलाता है, लेकिन कंपनी के अंदर तो 1 लाख ओनर है, सब मिलके नहीं चला सकते। तो हमने क्या किया, हमने इस कंपनी में 15 मेंबर्स को चुन लिया। इन्हीं के वोट से मैंने 15 मेंबर्स को चुन लिया और उनको मैंने बोला कि आज से आप लोग हो कंपनी के बोर्ड का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के मेंबर भी हो सकते हैं और कंपनी के मेंबर के बाहर के भी लोग हो सकते हैं। तो इन लोगों को पता है क्या नाम दिया गया? इन लोगों को नाम दिया गया बेटा कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। अब कॉर्पोरेट मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हैं और फाइनेंशियल रिपोर्ट बना के वो ओनर को दे देते हैं कि भैया ओनर साहब ये देखो मेरी कंपनी ऐसे ऐसे चली है। डन। पक्का समझ में आया। लेकिन सर यहाँ पे आता है एक्सटर्नल पार्टीज। देखो सर
अब 1 लाख आदमी मिलके फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते थे, इसलिए उन 15 मेंबर्स ने, जिनको हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट्स बनाई ओनर के लिए भी, लेकिन वही रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास भी जाएगी, वही रिपोर्ट टैक्स अथॉरिटीज के पास भी जाएगी, वही रिपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉय या फिर कंपनी जिन जिन लोगों से लोन्स लेती है उन सबके पास जाएगी। तो इसका मतलब इनका काम जरूरी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। अब आप 30 सेकंड का टाइम लेके एक बार इस डेफिनेशन को रट लो, क्योंकि इसके अंदर वो सारी बातें हैं जो आपके एमसीक्यू को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। एक बार जल्दी से इसको रट लो, जल्दी 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 से रट लो, जल्दी 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 रट लो बेटा। डन। चलो सर, अपने को डेफिनेशन याद भी हो गया, समझ में भी आ गया। अब अगला देखना सर, नेचर कैसा होता है। नंबर 2, नेचर किसका बात कर रहा हूँ सर? मैं नेचर की बात कर रहा हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपका है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका नेचर कैसा होता है। तो बेटा उसका पहला नेचर है, ये कोई बोल नहीं रहा, ये कॉपी में, पेज में, बुक्स में रिकॉर्डेड है, तो इसको लिखो रिकॉर्डेड फैक्ट्स। अब जो बुक्स बोलेगी अपन वही मानेंगे, अब जो बुक्स बोलेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बोलेगी अपन वही मानेंगे। दूसरा सर, ये जो 15 मेंबर्स मिलके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, इसको बनाने के लिए वो कुछ कन्वेंशंस लेते हैं। अगर आपने 11th क्लास पढ़ी होगी तो 11th क्लास में आपने अकाउंटिंग के कन्वेंशंस पढ़े होंगे। अब वो लिखो बेटा, बुक्स बनाते समय वो लोग अकाउंटिंग के कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं। क्या होता है अकाउंटिंग के कन्वेंशंस? नहीं सर, जैसे कि अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है तो आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अपने बुक्स में कैसे लिखोगे? जितने में खरीद के लाए थे वो वाली वैल्यू लिखोगे, या वो जितने में बिक जाएगा उस वैल्यू पे लिखोगे? सर, तो इसके लिए हम लोग क्या फॉलो करते हैं? कॉस्ट या एनआरवी। एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसमें से जो कम होता है अपन वो लेते हैं, विच एवर इज लोअर। तो ये हो गया एक कन्वेंशन जो मैं फॉलो करता हूँ। हो सकता है मैं इसकी जगह कुछ और भी फॉलो कर सकता था, लेकिन मैंने ये फॉलो किया। तो दूसरा नेचर हो गया इसका अकाउंटिंग के कन्वेंशंस। तीसरा सर, इसका तीसरा नेचर है कि इसमें फॉलो होते हैं बेटा अजम्पशंस। अजम्पशंस कौन से? अजम्पशंस का मतलब क्या? अजम्पशंस का मतलब क्या? अरे आपने 11th क्लास में अजम्पशंस भी पढ़े होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे गोइंग कंसर्न, आप रहो ना रहो बिजनेस रहेगा। हम इस कंसर्न से अपनी बुक्स को बनाते हैं, हमेशा याद रखना। जैसे देखो, जब आप लोग एडमिशंस में बुक बनाते हो, रिटायरमेंट में बनाते हो, या फिर किसी के डेथ पे बनाते हो, तो वो ना गोइंग कंसर्न से बन रहा होता है। लेकिन जब आप डिसोल्यूशन पे बनाते हो तो उस समय आपको पता होता है कि कंपनी बंद होने वाली, तो आप उस हिसाब से बनाते हो। एंड लास्ट पर्सनल जजमेंट। अब पर्सनल जजमेंट का मतलब हो गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बुक्स बनाते समय अगर प्रसेनजीत बुक्स बना रहा है या फिर विकास सर बना रहे हैं, दोनों के सोचने का तरीका अलग अलग होगा। हो सकता है किसी एसेट की वैल्यू मैं बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट कर रहा हूँगा और विकास सर कम कर रहे होंगे, तो हम दोनों का एक पर्सनल जजमेंट भी हो सकता है। डन। चलो सर, तो ये हो गया नेचर। एक बार नेचर को नोट भी कर लो, जल्दी से याद भी कर लो। ये चारों नेचर्स मैं आपसे पूछूंगा, एग्जाम्स में आते हैं, जल्दी से याद कर लो। हाँ, एनआरवी का मतलब होता है बेटा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कि अगर उस एसेट को मैं आज, सॉरी उस स्टॉक को अगर मैं आज बेच दूं तो कितने में बिकेगा। डन। दो चीजें होगी बच्चे। अब आओ सर थर्ड। थर्ड क्या है सर? ऑब्जेक्टिव। थर्ड आ गया ऑब्जेक्टिव। अब सर ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? सर देखो, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं? इंफॉर्मेशन। लिख लो बेटा, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। तभी तो इसका नाम रखा गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि हमने पूरे साल क्या किया उसका ब्यौरा देने की हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक, अच्छा, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। लेकिन इंफॉर्मेशन किसकी, क्या और क्यों? तो सर उसमें लिखो पहली बात, उसमें लिखो पहली बात, ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक
रिसोर्सेस कि हम पे क्या क्या है एंड ऑब्लिगेशंस। अभी समझा क्या इसका मतलब? अपन बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में अपन एक साइड बनाते हैं एसेट और एक साइड बनाते हैं लाइबिलिटीज। तो रिसोर्सेज का मतलब कि हमारे पास कौन कौन से एसेट है, और ऑब्लिगेशन का मतलब क्या क्या हमारे पास लाइबिलिटीज है। ब्रैकेट में लिख लो बेटा, एसेट एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। डन। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, अरे बोलो, अबाउट अर्निंग कैपेसिटी, की कंपनी कितना अर्न कर रही है। भाई नहीं चलती तो बंद करो ना यार। तो इसीलिए ये लोग ना निकाल के दिखा देते हैं, देखो कंपनी ने ना इतना पैसा कमाया इस साल। और अगर कंपनी के मैनेजमेंट में कोई चेंजेस हुए हैं तो, और उससे परफॉर्मेंस बेटर हुई है, तो भैया इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छा काम कर रही है, इनको हम लोग और अगले सालों के लिए प्रमोट करेंगे। डन। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है सर? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो, कि कंपनी के पास कितना कैश फ्लो है, या पैसा कहाँ से आ रहा है और कैसे जा रहा है। देखो क्या होता है, कई बार ना कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट में बहुत सारी सेल दिखाते हैं कि इतना सेल हो गया, लेकिन उन पे पैसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसका मतलब आप सारा का सारा सेल कैसे कर रहे हो? डेटर में कर रहे हो। फोर्थ बेटा, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट जजमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट। लिखो, टू जज इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट। अभी पता चलेगा कि इस मैनेजमेंट को कंटिन्यू करना है या इनको बंद करना है, इस मैनेजमेंट को कंटिन्यू करना है कि बंद करना, ये भी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल जाती है। फिफ्थ, फिफ्थ लिखो बेटा, ऑब्जेक्टिव फिफ्थ क्या है बेटा? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस अफेक्टिंग द सोसाइटी। अभी देखो, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज अब पेपर के बैग्स यूज करती है, वो इसी वाले पॉइंट के वजह से हुआ है कि क्या हमारी वजह से सोसाइटी बहुत इम्पैक्ट तो नहीं कर रही है। और इसीलिए हमारे कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन भी आ गया, सेक्शन 135, जो ये कहता है कि अगर आपकी कंपनी का एक बेसिक थ्रेशोल्ड है, मैं आपके साथ कुछ शेयर कर लेता हूँ, कि अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा चला गया, तो आपको अपने प्रॉफिट्स का 2%, आपको अपने प्रॉफिट का 2% किसी ना किसी ऐसे एनजीओ को, ट्रस्ट को, या फिर आप खुद काम करो जिससे सोसाइटी का वेलफेयर होता हो। जैसे आप फ्री एजुकेशन करा दो, आप कहीं पे कुछ रूट्स वगैरह बनवाओ, इन सब कामों में बेटा। ठीक, चलो सर सिक्स देखो, सिक्स से लास्ट है, अकाउंटिंग पॉलिसी की आप कौन कौन सी अकाउंटिंग की पॉलिसी को फॉलो करते हो, ये हो गया लास्ट। तो अभी तक आपने अगले पिछले 10-15 मिनट में याद कर लिया है क्या क्या? डेफिनेशन, नेचर और ऑब्जेक्टिव। अब आप 2 मिनट का ब्रेक लो और जल्दी से ये तीनों चीजें याद कर दो, क्योंकि आप घर में तो याद करोगे नहीं। चलो सर, आपके 2 मिनट शुरू होते हैं अब। अभी मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने इसको अच्छे से याद किया। अब छोटी छोटी बात जान लेते हैं डेफिनेशन में। आप मुझे बताओ, डेफिनेशन में हमने बोला कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको किसने सेलेक्ट किया है? कंपनी के ओनर्स ने। तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, क्या इसमें कंपनी का मेंबर भी हो सकता है? हाँ हो सकता है, वो खुद को भी चुन सकते हैं। जैसे आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखते हो कि अंबानी भी उसके अंदर डायरेक्टर्स है। अच्छा, अब अगला, क्या कॉर्पोरेट मैनेजमेंट कंपनी के ओनर भी हो सकते हैं और एम्प्लॉय भी हो सकते हैं? यस। क्या सिर्फ ओनर हो सकते हैं? नहीं सर, उनको सैलरी मिलती है, तो इसका मतलब वो एम्प्लॉय भी होंगे। ओनर होना एक अलग बात है, लेकिन एम्प्लॉय भी होते हैं। इसलिए हर बड़ी कंपनी में देखना, हर बड़ी कंपनी में क्या होता है, जो 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर होते हैं, उसी में से कंपनी के जो अच्छे शेयर होल्डर होते हैं ना, उनको एम्प्लॉय बना दिया जाता है, ताकि उनको सैलरी भी मिलती रहे। डन, समझ में आ गया? चलो सर, अब यहाँ पे हमने लिखा था टाइप्स क्या है सर, लिखो फोर्थ नंबर टाइप्स। लिखो सर फोर्थ नंबर टाइप्स की, टाइप क्या है इनका? कितने टाइप का फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, वो क्या नाम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है? क्या बात है, तुमको कैसे पता? गेस करो बेटा। फिलहाल अभी आपके लिए 2 है बेटा। नंबर 1 बैलेंस शीट, और नंबर 2, क्या बात है, इसको पता है बच्चे को, स्टेटमेंट ऑफ,
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड आई होप मैं यहां तक समझ पा रहा हूं कि आप बच्चों को इनका फॉर्मेट याद होगा, है ना? यस, वेरी गुड। आ जाओ सर, तो जल्दी से एक बार ये वाला फॉर्मेट बना लो, जल्दी से, बहुत स्पीड में। आपका मन करे तो मुझे स्क्रीन पे देखना, मन ना करे तो आप अपना खुद बनाना, ठीक? चलो सर। हाँ हाँ, दोनों बनाने, लेकिन पहले से बैलेंस शीट बनानी है बेटा, और गलती नहीं करनी है बेटा। अच्छा, अब बैलेंस शीट बनाते समय मुझे कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, आप भी उन बातों का ध्यान रखें, जैसे कि मुझे इसके बिल्कुल मिडल में बैलेंस शीट लिखना होता है, बैलेंस शीट। और क्योंकि एक कंपनी एक पर्टिकुलर डेट में बनाती है, इसीलिए हम लोग यहां पे लिखते हैं एज एट डेटेड, एज एट डेटेड। और मैं यहां पे एक रैंडम डेट ले लेता हूं, एज एट डेटेड 31 मार्च 2026। हमेशा याद रखना, हमारे इंडिया में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है बेटा, उसमें जिस ईयर का बना रहे हैं उस ईयर का डेटा तो लेते ही लेते हैं, साथ में उससे बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर आ रहा होगा वो वाला डेटा भी लेते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे 2026 लिखा है तो यहाँ पे कौन सी डेट आएगी? 31 मार्च 2026। और इसके साइड में कौन सी आएगी? 31 मार्च 2025। डन। अच्छा, अब क्योंकि बात फॉर्मेटिंग की है तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिखोगे फिगर इन रुपीज। डन। चलो सर, यहाँ पे लिखोगे बच्चे आप पर्टिकुलर। डन, इतना हो गया। चलो सर, ये वाला जो ब्लॉक होता है बेटा, ये नोट का होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे लिखोगे नोट नंबर, अगर जरूरत पड़ेगी तो अपन यहाँ पे नोट डालेंगे। चलो सर, आओ। अब सबसे पहले ध्यान रखना, आप नंबरिंग को खराब नहीं करोगे। यहाँ पे सबसे पहले बच्चे रोमन में आता है, रोमन में, यहाँ रोमन में आता है तो आप रोमन में ही लिखोगे, ये रोमन नंबर है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, वैसे स्पेलिंग की मिस्टेक तो नहीं करनी चाहिए, कुछ बच्चे कर देते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज। डन। अच्छा, अब इक्विटी एंड लायबिलिटी तो एक कॉलम हो गया पूरा, कि एक कॉलम में है, क्योंकि हम लोग वर्टिकल फॉर्म में बनाते हैं तो एक कॉलम हो गया। लेकिन इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर 4 मेजर हेड आए, वो कौन कौन से 4 मेजर हेड? शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। बहुत बढ़िया, लिखो सर सबसे पहले नंबर 1। अब यहाँ पे रोमन से हटके हम अपने नॉर्मल नंबर्स पे आ जाएंगे। नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर फंड हो गया एक मेजर हेड, इसके अंदर कितने माइनर हेड है? 3 माइनर हेड है। पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा शेयर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों, लिखो ए, बी और सी। ए में लिखो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। बी में लिखो बच्चे रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। थर्ड में लिखो बेटा, थर्ड में अभी बोला मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। वेरी गुड बेटा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या सिर्फ रटने के लिए आपने इसको रट लिया है? तो आप यहां पे बनाओ स्टार, क्योंकि आपके सीयूईटी में पूछ लिया ये, और यहां पे लिख लो बेटा उसकी बगल में मीनिंग, ताकि आप फ्यूचर में कभी गलती ना करो कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट का मतलब क्या होता है। देखो एक लाइन तो समझ में आएगी, मनी रिसीव्ड। क्या समझ में आया मैडम? मनी रिसीव्ड। और अब आप इतने कैपेबल भी हो सकता है आप एग्जाम में जाके पहचान ना पाओ, तो थोड़ा सा दिमाग भी चलाना है। बैलेंस शीट के अंदर ना 2 साइड होती है,
पहली वाली साइड को बोला हमने क्या, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और दूसरी वाली साइड को क्या बोला हमने, एसेट। तो अगर इसको हम लोग इक्विटी एंड लाइबिलिटी की साइड में लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये या तो इक्विटी होगा या लाइबिलिटी होगा। भाई या तो ये इक्विटी होगा या तो ये लाइबिलिटी होगा, दो में से कोई एक चीज होगी। इक्विटी भी आउटसाइडर लाइबिलिटी, इक्विटी भी इनसाइडर लाइबिलिटी होती है। आप ऐसे समझो, इक्विटी का मतलब ओनर का पैसा, लाइबिलिटी का मतलब बाहर वालों का पैसा, लेकिन दोनों लोगों ने दिया तो है ना पैसा। और हमने हमेशा पढ़ा है कि एक आदमी अकाउंट से, आई मीन बिजनेस से बिल्कुल अलग होता है। तो मनी रिसीव मतलब आपने पैसा तो रिसीव किया है, लेकिन किसके अगेंस्ट, क्या होता है शेयर वारंट। क्या बेटा इधर देखना, मान लेते हैं इसका वारंट निकल जाता है, वो वाला वारंट अपने को समझ में आता है, भाई वारंट समझते हैं। अरे यार तुमने किसी को छेड़ दिया और बहुत बुरे वाला छेड़ा था, पुलिस ने इसके खिलाफ वारंट निकाला, मतलब इसको पकड़ा जाएगा, इसको पकड़ा जाएगा। तो शेयर वारंट का मतलब प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपके शेयर्स इश्यू करेंगे, और पैसे पहले ले लिए। बस भाई इसका यही मतलब है कि हमने तुमसे पैसे आज ले लिए हैं, लेकिन तुमको क्या दे दिया है, प्रॉमिस। तुमको क्या दे दिया है कि तुमको एक ना एक दिन शेयर्स देंगे, मतलब तुम कभी ना कभी कंपनी का ओनर बन जाओगे। लिख लो बेटा इस बात को, लिखो बेटा, अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी which are converted into, अभी सुनूंगा आपसे, converted into shares at a specified date at specified रेट। ओके, मतलब एडवांस में बता दिया तुमको कि स्पेसिफाइड डेट पर और एक स्पेसिफाइड रेट पर तुम्हारे पैसों को कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मजा आ गया सर, अभी मैं कभी गलती नहीं करूंगा, अभी मैं कभी गलती नहीं करूंगा। डन, चले, अरे डन, समझ में आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया बेटा, हमें 100 मार्क्स लेके आने हैं। नंबर 2, भाई नंबर 2 किसका है, वेरी गुड बेटा, शेयर एप्लीकेशन मनी, इसमें रिसीव्ड वर्ड नहीं है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका मतलब पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका मतलब क्यों मांगी नहीं, पैसे नहीं मिले, क्या कहना चाहता, पैसे मिल गए नहीं मिले, नहीं मिले, मिल गए, पैसे मिल गए नहीं मिले, नहीं मिले, पहली बात, शेयर एप्लीकेशन मनी, यहाँ पे वर्ड रिसीव्ड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब रिसीव्ड है कि आपको पैसे मिल गए हैं। तो भाई पैसे मिल गए, अभी मान लेते ना एक कंपनी ने बोला कि मेरे पास 100 शेयर्स हैं और 200 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो उनको शेयर्स अलॉट करने कितने लोगों को, और बाकी 100 को लौटाने। ये कौन वाले हैं, ये 200 है कि 100 है, ये 200 है कि 100 है, 200 या 100, ये 100 है, ये 100 है। डन सर, स्टार बनाओ, डबल स्टार, और इसका मतलब लिख लो बेटा, नहीं तो आप एग्जाम में परेशान रहोगे। परेशान तो खैर आप वैसे भी हो आजकल। 2 स्टार बनाओ, इसको लिख लो बेटा, ये एग्जाम में कंफर्म आ सकता है। 2 स्टार बनाओ, और आज इस डाउट को भी खत्म कर लो कि 200 है या 100 है। लिखो बेटा, नॉट एक्सीडेड इशूड कैपिटल, मतलब जितना मैंने इशू किया था उससे ज्यादा ये एक्सीड नहीं कहता, नॉट एक्सीडेड इशूड कैपिटल एंड नॉन रिफंडेबल, और ये रिफंडेबल भी नहीं है, नॉन रिफंडेबल कैपिटल received in the form of application, in the form of application, waiting for
वेटिंग फॉर अलॉटमेंट, मतलब आप ऐसे समझो कि इन लोगों के मजे आ चुके हैं, इनको कंपनी शेयर्स दे रही है। डन, याद हो गया। चलो सर, थर्ड क्या है? बहुत आगे जाओगे, थर्ड लिखो बेटा। नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। अच्छा, आपको शेयर होल्डर फंड याद हो गया ना, कितने थे? 3। उसका शॉर्ट फॉर्म क्या याद किया था हमने? SRM, श्री राम भी बोल सकते थे हम इसको, ठीक है। अच्छा, वैसे ही हमने नॉन करंट लाइबिलिटी के लिए कैसे याद किया था? एलडॉल, मतलब 4 होते हैं क्या? हाँ जी सर, 4 होते हैं। इसको ABCD करके लिखना है, लिखो सर। ओहो, A, B, C और D। हमने इसको याद कैसे किया बेटा? एलडॉल। अब बोलो बच्चे, एल का फुल फॉर्म? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। डी स्टैंड फॉर? क्या बात है, डेफर्ड टैक्स एसेट लाइबिलिटी। अच्छा, ओ स्टैंड फॉर? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की नॉन करंट लाइबिलिटी? नॉन करंट या अदर लॉन्ग, अदर लॉन्ग, पक्का? भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो उन्होंने प्रिस्क्राइब करा शेड्यूल, उसके अंदर नहीं लिखा नॉन करंट। नहीं, मैं लिखवा सकता हूँ, दोनों का मीनिंग सेम है, मैं लिखवा सकता हूँ। डन, बोले क्या आएगा सर अगला, क्या है? लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अच्छा, लास्ट बेटा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। डन सर। अब फोर्थ बोलो, फोर्थ। फोर्थ है बेटा करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में कितने क्या नाम है, माइनर हेड है? 4। कौन कौन से? A, B, C और D, और इसका शॉर्ट फॉर्म है स्टॉस। S स्टैंड फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। T स्टैंड फॉर ट्रेड पेबल्स। O स्टैंड फॉर अदर शॉर्ट टर्म, अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं? वर्टिकल। डन बेटा। अच्छा, अब ना मुझे टोटल लगाना, बताओ टोटल कहां से लगाऊं? टोटल कहां पे लगाऊं? क्या बात है भाई, टोटल यहां से लगेगा, यहां पे लगेगा, और यहां पे डबल लाइन भी आएगी। लगाओ 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 लगाओ। अच्छा, कॉफी आ गई। 0। डन। अगला बोलो, अगला क्या है सर? क्या बात है। अब यहाँ पे रोमन का 2 आएगा दोस्त, रोमन का 2। एसेट्स आ गया, एसेट्स। डन। चलो सर, एसेट में सबसे पहले क्या है? क्या बात है, नॉन करंट, नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट कितने होते हैं? पंडलो या फंडलो? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। रन है, नाम बदलेगा तो कितने हो गए? PNDLO, 5 हो गए। लेकिन जो इसका पहला है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके अंदर भी 4 आते हैं। ओके सर, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। नहीं हुआ है कॉम्प्लिकेटेड, नहीं हुआ सर, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ। तो लिखो सर सबसे पहले A, और फिर इसके अंदर मुझे 4 और छोड़ने हैं, 2,
3 और ये आ गया 4, फिर आएगा बी, सी, डी और ई। इसको हमने कैसे याद किया था? पंडलों से। पी एन डी एल ओ। पी स्टैंड फॉर प्लांट प्रॉपर्टी, प्लांट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अभी जो नए स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ना, उसमें इन्होंने इसकी जगह पे मतलब एक लाइन और लगा के इंटेंजिबल्स भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इंटेंजिबल्स। आप ब्रैकेट में लिख लो बेटा, इंटेंजिबल्स लिखो। डन, इंटेंजिबल्स डन सर। अब एक बार ना पहले पंडलो कंप्लीट कर लेते हैं। एन क्या है सर? एन, ऐसे मत करो यार। नॉन करेंट प्रोविजंस, नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। पी एन हो गया सर। डी स्टैंड फॉर, भाई डी स्टैंड फॉर, डी बोलो, डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। एल बोलो सर, एल, एल बोलो, एल नहीं तुम्हारे लगे नहीं है, तुमने बोलना है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लास्ट बोलो बेटा, ओ, अदर नॉन करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट्स। आप लोगों को ये मतलब याद नहीं है पंडलो, है ना, लेकिन याद होना चाहिए। अब इसके चार जो अंदर है बेटा वो याद कर लो सर। इसका शॉर्ट फॉर्म लिखवाया था क्या? लिखवाया था नहीं लिखवाया था? इसका लास्ट वाले का लिखवाया था बेटा, टी सी, टी आई सी आई, टी सी। टी स्टैंड फॉर, अरे टी स्टैंड फॉर टेंजिबल, अरे आई स्टैंड फॉर इंटेंजिबल एसेट, सी स्टैंड फॉर कैपिटल, वेरी गुड बेटा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और फिर से आई आया, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इंटेंजिबल एसेट, अंडर डेवलपमेंट। क्या बेटा? हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, टेंजिबल की जगह प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना अब ऊपर हेडिंग चेंज हो गया, यहाँ पे इंटेंजिबल भी आ गया। डन। चलो सर, इसके अलावा अगला मेजर हेड का नाम बताओ। करंट एसेट, करंट एसेट। अब करंट एसेट में कितने हैं? बोलो बोलो बोलो, करंट एसेट में कितने हैं? 6 या 5 है? 5 6, 5 या 6? 6। भाई कहीं तुम सिट कसो की तो बात तो नहीं कर रहे? 6 भाई, 6 इज करेक्ट आंसर। लेकिन वो कौन कौन से हैं? वैसे तो मैं तेरे से बात नहीं कर रहा आदित्य, लेकिन कोई बात नहीं, बता दे। ए बी सी डी ई एफ। और इसका फुल फॉर्म क्या होगा? पहले शॉर्ट फॉर्म याद कर लेते। सी आई टी, सिट, सी आई टी वाला सिट, कसो, सी एस ओ। एंड सी स्टैंड फॉर
क्या बात है, करंट इन्वेस्टमेंट है जी, करंट इन्वेस्टमेंट। सर आई स्टैंड फॉर इन्वेंटरीज, सर टी स्टैंड फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स, सी स्टैंड फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके बाद बेटा एस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ओ स्टैंड फॉर अदर करंट एसेट। डन सर। इसके बाद इसका टोटल हम यहाँ पे लगा देंगे, ये बंद कर दिया हमने इसे, और इसका भी डबल यहाँ पे इस तरीके से होगा। डन। चलो सर जल्दी से करो, कुछ बातें नोट करेंगे इसके बारे में, बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट के बारे में कुछ बातें नोट करेंगे बेटा जो यूट्यूब पे नहीं होगी, है ना। आओ डन। चलो सर देखते हैं। एक तो पहली बात कि आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए बेटा, अभी हाई टाइम है, अभी याद होना चाहिए। अभी याद होना चाहिए, बहुत हाई टाइम है अभी, अभी मना नहीं कर सकते। ऊपर कर देता, ये स्टार मार्क इस बंदे ने नोट नहीं करा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है स्टार मार्क। कुछ तो सोचा होगा लिखवाते समय, नोट करो जल्दी। और दिया मैंने आपको पूरे 3 मिनट का टाइम, वीडियो को पॉज कर रहा हूं और जल्दी से आप इसको याद कर दो पूरा। अब सर कुछ बातें आप मुझे बताओ, ये बैलेंस शीट किसके ऊपर एप्लीकेबल है, कौन सी कंपनी, सारी कंपनी। अच्छा इंडिया में एप्पल भी आजकल काम कर रही है, सैमसंग भी काम कर रही है, क्या उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है, पक्का। आओ सर देखो, अब ये सीयूटी में पूछा गया इसलिए लिख लो बेटा। नंबर 1 बैलेंस शीट के नीचे बेटा, बैलेंस शीट के नीचे नंबर 1, it applies to all Indian company। और अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे सवाल आपको ये पूछे गए थे जहां पे डोमेस्टिक टेरिटरी डिफाइन की जाती थी, और डोमेस्टिक टेरिटरी में काम करने वाला आदमी इंडियन बन जाता था, रेजिडेंट बन जाता था, ठीक है ना। तो उसको भी आपको देखना है कि अगर कोई कंपनी इंडिया से बाहर गई है लेकिन इंडिया के बाहर वहां के इंडिया के रेजिडेंट में काम कर रही है या डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रही है, तो ये उसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मेट कुछ लोगों पर अप्लाई नहीं होता, वो लिखो सर। नंबर 2 डज नॉट अप्लाई टू किन किन पे अप्लाई नहीं होती। पहला, इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं लगता, अब ये छोड़ो ना यार, नहीं लगता नहीं लगता, याद कर लो। बी, बैंकिंग कंपनीज। थर्ड, कंपनीज फॉर विच सेपरेट फॉर्म्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज स्पेसिफाइड। जिन कंपनीज के लिए अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही दे रखेंगे आप ऐसे बनाना, तो उनको तो वैसे ही बनाना है, ठीक। चलो सर 2 बातें याद कर ली, पहला इंडियन कंपनीज पे अप्लाईज होता है, दूसरा याद कर लिया किन किन पे अप्लाई नहीं होता। इसके अलावा आप सुनना बेटा, आप लोग ICAI को जानते हो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। वो ना क्या कहता है, इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करता है। क्या इशू करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूनिफॉर्मिटी के लिए होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके लिए होते हैं? यूनिफॉर्मिटी के लिए। मतलब ऐसा ना होना कि कल को अध्ययन ने अपनी बुक्स दी और सक्षम ने अपनी बुक्स दी, दोनों की बुक्स का फॉर्मेट तो सेम है लेकिन उसके अंदर यूज होने वाले अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स अलग अलग है, तो उसकी यूनिफॉर्मिटी के लिए ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए। अब आप मुझे बताओ, अगर 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो गई है, फॉर्मेट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो कौन जीतेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जीतेगा। इसका मतलब अगर फॉर्मेट जो मैं आपको लिखवा रहा हूं ऊपर, अगर इसमें कहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि ऐसे आना चाहिए, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जीत जाएगा। अब ये आपके CUT में भी पूछा गया था, लिख लो सर। थर्ड,
लिख लो सर थर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स AS prevails, accounting standards prevails over schedule 3, शेड्यूल 3। अभी जो मैंने आपको ये फॉर्मेट बनवाया किसके अंडर बना था, शेड्यूल 3 के अंदर बना था, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और बैलेंस शीट कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 1 या पार्ट 2? मैंने बोला पार्ट 1 पार्ट 2, पीछे से बोलेगा पार्ट 3, पार्ट 1 या पार्ट 2? पार्ट 1 में आता है, पार्ट 1। तो इसका मतलब कि अभी जो हमने फॉर्मेट याद किया ना दोस्त, वो शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट के पार्ट 1 में आता है। लेकिन अगर 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 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात माननी पड़ेगी। ठीक, आप इसको नोट कर लो। ठीक है सर, 3 बातें हो गई। चौथी बात दोस्त, फोर्थ, डिस्क्लोजर्स ऑन द फेस, ऑन अबे फेस ये अपना फेस समझ आया नहीं भाई, डिस्क्लोजर्स ऑन द फेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या नोट्स इन अकाउंट। अच्छा, अब जो बातें ये बोली गई हैं कि आपको फेस में दिखानी है, मतलब दिखानी है, मतलब जो उनका फॉर्मेट है वहां पे दिखाना है तो दिखाना ही है। अगर वहां नहीं दिखाया तो आपको नोट्स टू अकाउंट में दिखाना है। और सर क्या ऐसा दिखाना है जरूरी है? भाई एसेंशियल भी है और मैंडेटरी भी है। इज एसेंशियल as well as mandatory। सर मैंडेटरी भी है सर, दिखाना ही पड़ेगा। डन, जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। दोस्त समझ में आ रहा है, जाने दे रहे हैं? दोस्त समझ में आ रहा है कि जाने दे रहे हैं? जाने दे रहे हैं, गुड, जाने दो दोस्त। 4 बातें समझ में आई तो बोलो मैं 5वीं बात पे चलूं। आओ सर, 5th बात पे आओ। 5th बात, अच्छा आपने तो पता नहीं, आप लोगों के स्कूल में अगर प्रोजेक्ट्स वगैरह बनवा रहे होंगे तो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते समय आपने बहुत सारी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह देख रहे होंगे। तो जब आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहे हो तो उसमें जो फिगर्स आते हैं, फिगर्स वो कैसे आते हैं? कोई ऐसा फिगर आता है 3,07,06,26 रुपए या 7,08,940 रुपए 25 पैसा? क्यों 35 पैसा आता है? इस नीच ने लगता है कि अपने से भी गरीब आदमी की स्टेटमेंट देख ली है ना। डन सर, बताओ आता है क्या? आता है करोड़ ही नहीं आता सर। एक्चुअली हुआ क्या है कि इन्होंने बोला है कि आप ना राउंडिंग कर देना। अब जिनको राउंडिंग आती है उनको समझ में आता होगा राउंडिंग का मतलब क्या होता है। एक बार पहले राउंडिंग का मतलब ये देख लो, नोट नहीं करना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको 198 को 10 में राउंड करना होगा तो कितना बनेगा? तो ये बनेगा 200, पक्का ना? लेकिन अगर आपको 1967 को 100 में राउंड करना होगा तो कितना बनेगा? कितना बनेगा दोस्त? बोलो सर, अगर 100 में राउंड करना पड़ेगा तो कितना बनेगा? 2000। कुछ लोग यहाँ पे नीचे बैठे हैं जिनको सेकंड क्लास की चीज नहीं आ रही। हब तो 100 में ये बदलेगा ना दोस्त, 10 में ये बदलेगा। अजीब आदमी है, इसको यही नहीं पता। राउंडिंग में होता क्या है बेटा, 1 2 3 4 को पीछे राउंड करते हैं और 5 6 7 8 9 को आगे राउंड करते हैं। डन, चलो सर, आता होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आओ सर, यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ी बात करी है। ये कहते हैं कि आपको राउंडिंग करनी है। क्या करनी है? राउंडिंग। मैं राउंडिंग के लिए तैयार था, मैंने कहा रूल तो बताओ। तो कहते हैं रूल नोट करो। कहते हैं पहला रूल है कि अगर आपका टर्नओवर, अबे टर्नओवर का मतलब, टर्नओवर का मतलब होता है बेटा सेल्स, ब्रैकेट में लिख लो सेल्स। अगर आपका सेल कम है 100 करोड़ से, अगर आपका सेल कम है 100 करोड़ से, या दूसरा रूल कहता है
कि आपका टर्नओवर मतलब सेल्स बड़ा है 100 करोड़ से, तो आपको दोनों ही केसेस में राउंड करना है, आपको दोनों ही केसेस में राउंड करना है। लेकिन पहले वाले को आप राउंड कर सकते हो नियरेस्ट 100 में, नियरेस्ट 100 में। आपका मन है तो आप इसको नियरेस्ट 1000 में भी कर सकते हो, आपका मन है तो आप इसको नियरेस्ट लाख्स में भी कर सकते हो, मतलब मिलियन। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा हो गया, मैंने 100 करोड़ नहीं बोला, 100 करोड़ से ज्यादा, तो अब आपके लिए कंपलसरी है कि आपको कहां पे करना पड़ेगा, नियरेस्ट, नियरेस्ट लाख्स में करना पड़ेगा, मतलब मिलियन में। डन। अब आप इसको नोट कर लो, कायदे से ये वाला सवाल अभी तक आपके सीयूटी में पूछ लेना चाहिए, लेकिन अभी तक उन्होंने पूछा नहीं है, तो ये कभी भी पूछ सकते हैं। उसमें आप पागल कहेगा, उसमें नहीं करना बेटा, नहीं तो फंस जाओगे। फिर तो सभी बच्चों की बैलेंस शीट मैच की जाएगी, 1 लाख 1 लाख। डन। चलो सर चले, लास्ट पॉइंट लिखो बैलेंस शीट के लिए बेटा, नेगेटिव प्रॉफिट। अगर आपके बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस से उठ के जो प्रॉफिट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, तो आप उसको कहां लिखोगे, रिजर्व एंड सरप्लस में ही लिखना है और उसको नेगेटिव दिखा के लिखना है। लिखो टू बी शोन इन, टू बी शोन इन रिजर्व एंड सरप्लस एज नेगेटिव। तो आप इसका साइड नहीं बदलोगे, जैसे पार्टनरशिप के अंदर आपने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड पहुंच जाता है, डेबिट वाला, नेगेटिव वाला, यहां कंपनी के केस में ऐसा नहीं होगा बेटा। अब एक बार मैंने फिर से आपको दिया 1 मिनट, ये 6 बातें आप जल्दी से याद कर लो जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है, मैं आपसे पूछूंगा जल्दी जल्दी जल्दी। चलो बच्चों, जब इतना कर लिया आपने तो आओ नेक्स्ट पे बेटा, नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट पे हेडिंग डालो, हेडिंग डालो बेटा, हेडिंग डालो नेक्स्ट पे। हो गई ये पास बेटा। अच्छा अब जरा देखना, अब हम लोग ना प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, ये कैसे बनेगा, ऊपर लिखना है बेटा अपने को, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब वहां आया था बैलेंस शीट में एज एट डेटेड, यहां पे आएगा फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2026। बताना मैं पहले वाले कॉलम में क्या लिखूं, थर्ड वाले कॉलम में सॉरी, यहां पे आएगा 2025-26। लेकिन आप बैलेंस शीट में जाके देखो क्या लिखा हुआ है, वहां पे 31 मार्च 2026 लिखा हुआ है। दोनों क्या सिग्निफाई करते हैं, दोनों सिग्निफाई करते हैं कि बैलेंस शीट एक दिन का है, 31 मार्च का है, लेकिन ये 2025-26 मतलब पूरे साल का है। तो प्रीवियस यहाँ पे कौन सा आएगा, 24-25। यहाँ पे एज यूजुअल बेटा नोट नंबर आएगा और यहाँ पे आएगा बेटा पर्टिकुलर, लिखो, डन, लिखो। अब सबसे पहला बेटा यहाँ पे भी रोमन नंबर चलता है, यहाँ पे भी रोमन नंबर चलता है, और आदित्य ने आज सुबह से यही पढ़ा है ना, आदित्य बताएगा। आदित्य भाई पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अभी एक बात नोट करते हुए चलना बेटा, हमने बैलेंस शीट का मेजर और माइनर हेड याद कर लिया, लेकिन मेजर और माइनर हेड के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं, और अभी जो मैं आपको बैलेंस शीट सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस लिखवा रहा हूँ, इनके आइटम के अंदर कौन से आइटम आएंगे, कौन हेड के अंदर, वो सभी चीजें हमें करनी होगी। ठीक, चलो सर, पहला रोमन तो हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दूसरा, क्या बात है, अदर इनकम। आपको क्या एक बात पता है कि इन दोनों के बाद अपने को एक लाइन खींचनी होती है, अपने को एक लाइन खींचनी पड़ती है, और उस लाइन को खींचने के बाद अपन एक चीज करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद थर्ड में लिखेंगे टोटल रेवेन्यू। आप फॉर्मेट्स पे ध्यान दोगे, आपके एग्जाम में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे फॉर्मेट वाले, चाहे वो कॉमन का हो, कंपैरेटिव का हो, फाइनेंशियल वो क्या नाम है कैश फ्लो का हो, या फिर किसी और चीज का हो, लेकिन आएगा जरूर। अच्छा चलो, इसके बाद अगला क्या आता है बेटा, फोर्थ, जिसका नाम है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, अच्छा अब एक्सपेंसेस के लिए अपने को अलग से हेड बनाना पड़ता है। कितने एक्सपेंसेस हैं, हाँ हमने याद किया था ना, CPC के एम्प्लॉय, ये तो 4 हो गए। फाड़ू होते FDO, टोटल कितने पॉइंट हो गए, 7 पॉइंट। डन, टोटल कितने हो गए, 7। चलो सर, CPC का पहला C क्या है बेटा, पहला C है बेटा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब आया सर P, CPC, P स्टैंड फॉर क्या, परचेजेस है, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। थर्ड CP, फिर से आया C, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ, बोलो चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ, बोलो सर चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ किस किस की, तीनों चीजों का आएगा, फिनिश्ड गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड रॉ मटेरियल। लिखो सर, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ, पहला फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड, दूसरा स्टॉक इन ट्रेड, तीसरा, बोलो सर तीसरा वर्क इन प्रोग्रेस, देखो ये जो फिनिश्ड गुड होता है ना, रॉ मटेरियल से बनाते हैं, कई बार अगर मैं सिर्फ ट्रेडिंग करता हूं तो उस ट्रेडिंग में मेरा स्टॉक इन ट्रेड ही फिनिश्ड गुड होता है, लेकिन मैंने सारी बातें लिखवा दी कहीं दिक्कत ना हो। और लास्ट कौन सा होगा बेटा, एंड रॉ मटेरियल्स, जो आया है अभी तक उस पर प्रोसेसिंग शुरू नहीं हुई है। समझा देता हूं बेटा एक डायग्राम से, पहले इतना देख लो, इतना लिख लो, उसके बाद समझ लो मेरे साथ, समझ में आया। अब एक बार ना मेरे साथ एक डायग्राम में देख लेना बेटा, मान लेते हैं ना ये है ए क्या कहता है, शूज बेचता है, ये शूज। तो एक बात बताओ, ये जो शूज लेके आता है, जो शूज बेचता है आगे, इसके लिए वो क्या कहलाता होगा, स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, या फिनिश्ड गुड। सर पता है क्या, ये लेके क्या आता है सर, ये लेके आता है स्टॉक इन ट्रेड, और ये सेल भी क्या करता है, स्टॉक इन ट्रेड। बोलो समझ में आया क्या, ये लेके भी आया स्टॉक इन ट्रेड, बेचा भी इसने स्टॉक इन ट्रेड। लेकिन अगर उसकी जगह आता है बी, जो जूते मैन्युफैक्चर करता है, जो जूते मैन्युफैक्चर करता है, तो सर ये लेके क्या आता है, ये लेके आता है बेटा इन रॉ मटेरियल, उसके बाद ये उसकी प्रोसेसिंग करता है, बनाता है बेटा, उससे कटिंग वटिंग करता है, तो वो क्या कहलाता है, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। फिर जो ये सेल करता है, वो सेल क्या करता है सर, ये कहता है सेल फिनिश्ड गुड। अच्छा, अब आप जैसे जैसे बड़े हो गए ना, मान लेते हैं अब आप आगे जाओगे 12th पास करने के बाद, जब आप आगे चीजें करने जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि प्रोसेसिंग 10% भी होता है, 20% भी होता है, 50% भी होता है, 90% भी होता है। मान लो ना जिस दिन आप अपनी बुक क्लोज कर रहे हो, उस दिन एक जूता बिल्कुल बन के रेडी, बस उसमें फीते नहीं लगे हुए, तो इसका मतलब वो 90% कंप्लीट है।
अरे जूते की शोल नहीं लगी हुई, 70% कंप्लीट है, या फिर जूते में कलर नहीं हुआ, स्टिचिंग नहीं हुई, बहुत सारी चीजें नहीं हुई, तो उसका अलग अलग स्टेज होता है, अपने को ये भी पढ़ना होता है। और इस चीज का जो मास्टर होता है ना, मास्टर, वो कहलाता है सर CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एक कोर्स भी है। चलो सर, समझ आया क्या? डन। आओ सर, हमने याद कर लिया अभी तक क्या? CPC, CPC। अब इसके बाद हमने क्या देखा था कि एम्प्लॉय बहुत फाड़ू होते हैं बेटा। आओ सर, चौथा कि एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय में क्या आएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस बहुत फाड़ू होते हैं, मतलब F फाइनेंस कॉस्ट होता है कि चार्जेस होते हैं? अच्छा, D डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, O स्टैंड फॉर अदर एक्सपेंस। नोट करो बेटा, नोट करो। तो CPC के एम्प्लॉय बहुत फाड़ू होते हैं, FDO। जल्दी 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 बेटा, मोबाइल क्यों चला रहा है? तुमको सब आ गया है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट था, तुम्हारी पढ़ाई से ज्यादा हर चीज आज की डेट में इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अब हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे टोटल एक्सपेंसेस। क्या बोलेंगे दोस्त? टोटल एक्सपेंसेस। डन। अभी तक देखना आपने अभी तक आपने कितने रोमन नंबर लिख लिए थे? पहला वाला रोमन नंबर क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दूसरा अदर इनकम। तीसरा टोटल रेवेन्यू। चौथा एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस के अंदर आया है CPC के एम्प्लॉय फाड़ू होते हैं। इसके बाद आएगा बेटा फिफ्थ। फिफ्थ का क्या नाम होगा? अरे फिफ्थ का क्या नाम होगा? क्या बात है, फिफ्थ आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। डन है जी, चैंपियन हो गए आप लोग, चैंपियन। हाँ या फिफ्थ, फिफ्थ आएगा दोस्त प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। डन सर। अब यहां पे किसको किससे लेस करते हैं? किसको किससे लेस करते हैं? 3 - 4। तो क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद 6 पॉइंट अपने को लेस करना है टैक्स एक्सपेंसेस। अब थोड़ा सा यहां पे सिखा रहा हूं, सीख लेना बेटा। आपके जो टैक्स एक्सपेंसेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला करंट ईयर का टैक्स, और अगला होता है डेफर्ड टैक्स। या तो पिछले सालों का टैक्स अभी जा रहा है, या अगले सालों का टैक्स अभी जा रहा है। तो यहां पे दोनों चीजें आएंगी। अब ए करंट टैक्स एंड बी डेफर्ड टैक्स। मैं कोई ये सब पढ़ाना नहीं चाहता हूं दोस्त, लेकिन क्या करूं, एग्जाम में पूछ रहे हैं तो कराना पड़ रहा है। मुझे कोई इच्छा नहीं है ये सब कराने की, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, एग्जाम वाले बड़े बदमाश हो गए हैं। वो कहते हैं कि ये सब कराओ बच्चों को। सेवेंथ क्या आएगा? सेवेंथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये चैंपियन है, कह रहा 5 को लेस कर दो 6 से, और ये सही बोल रहा है। डन सर, बंद कर दो, बंद कर दो बेटा, जल्दी 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 बंद कर दो। डन हो गया क्या? पक्का पक्का? अरे बोलो ना, हाँ हो गया, जल्दी। पक्का? नहीं? आओ तो फिर अगला कंसेप्ट नंबर 2 पे आओ। चले आओ, याद हो गया ये? अरे बोलो ना, याद हो गया? चलो 2 मिनट का टाइम दिया, जल्दी से याद कर दो।
अब आओ सर, पहले चैप्टर में दो चीजें और पेंडिंग है, आओ कंसेप्ट नंबर 2 पे देखो बेटा। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे देख लो बेटा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे अपने को क्या देखना है सर? सबसे पहले देखो लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आपको अगर मेरी बातों पे भरोसा नहीं होगा तो पिछले 4 सालों का सीयूटी का पेपर उठा के देख लो, हर साल लिमिटेशन से क्वेश्चन आया है। लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 1, do not reflect करंट सिचुएशन। ऐसा क्यों बोला? क्या बात है, लिख लो बेटा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग जो एसेट या लेते हैं ना, या लाइबिलिटीज को लेते हैं, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लेते हैं। लिख लो ड्यू टू हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। और हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जिस वैल्यू पे उसको खरीदा था, अगर आज से 5 साल पहले खरीदा था तो वही 5 साल पुरानी वाली वैल्यू का अपन लेके चले होते हैं। तो इसकी पहली प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम बेटा, एसेट्स may not realize। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि सर हम लोग ना कन्वेंशन फॉलो कर रहे होते हैं। कन्वेंशन क्या कहता है सर? कन्वेंशन कहता है गोइंग कंसर्न। कन्वेंशन क्या कहता है? गोइंग कंसर्न। तो हम अपने एसेट्स को कभी भी रियलाइजेबल वैल्यू पे लिखते ही नहीं है। हम किस वैल्यू पे लिख रहे होते हैं? जिस वैल्यू पे आ रहा होता है। लेकिन ऐसा लिखने के पीछे की वजह क्या है सर? गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कहता है कि आप दुकान बंद थोड़ी कर रहे हो। अगर बंद कर रहे होते तो आप याद करो ना अपना पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन वाला चैप्टर, जहां पे जो एसेट जितने का बिक रहा होता है उस वैल्यू पे लिखते हैं। और अक्सर आप देखना या तो वो कम पे बिकता है या ज्यादा पे बिकता है, उस वैल्यू पे कभी भी नहीं बिक रहा होता है। लेकिन हम अपनी बुक्स को उसी वैल्यू पे लेके आ रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू कन्वेंशन। हाँ बेटा, क्या पूछा था? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो अब देखो ये बच्चा कंफ्यूज हो गया। ये कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये सिर्फ स्टॉक के लिए यूज होता है, एसेट्स के लिए थोड़ी यूज होता है। क्या है, तुम्हारा दिमाग कहाँ चल रहा है? थर्ड 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 बायस। अब ये बायसनेस का मतलब क्या होता है? बायसनेस का मतलब क्या होता है? देखो बायसनेस का मतलब मैं आज आपको रिकॉर्डेड वीडियो में ये बात बता देता हूँ, कल को आप इसको यूज भी करोगे। देखो क्या होता है, आपको पता है किसी भी कंपनी को अपने आप को शेयर मार्केट में, किसी भी कंपनी को अपने आप को शेयर मार्केट में लाने के लिए कि उसका शेयर्स भी मार्केट में बिके, कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। उनमें से एक कंडीशंस प्रॉफिट भी है कि आपके प्रॉफिट्स वगैरह होने चाहिए। तो जानबूझ के कुछ कंपनीज अपने आप को फेक प्रॉफिट दिखा देती है। आपको एकदम से देखा पिछले कई सालों से कुछ कमाई नहीं रही थी, सडनली लास्ट के 3 सालों में बहुत पैसा कमाने लगी है। सिर्फ ऐसा इसलिए कर रही है ताकि अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा पाए। तो बायसनेस का मतलब जरूरी नहीं है कि बुक्स सही है, हो सकता है किसी आदमी ने अपने प्रॉफिट्स के लिए अपनी बुक्स को इस तरीके से डिजाइन करा लिया होगा। लिख लो बेटा इसके ब्रैकेट में पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट। फोर्थ बेटा, एग्रीगेट। नहीं नहीं, पागल है क्या? एग्रीगेट इंफॉर्मेशन। अगर कोई एसेट होता है ना बेटा, एसेट, ये लोग ना उस एसेट का ब्लॉक बना देते हैं। मतलब बहुत सारे फर्नीचर का ब्लॉक बना दिया, ये पता ही नहीं चलेगा कि ये वाला फर्नीचर कितने का है। मतलब वो जो बुक्स प्रेजेंट करते हैं उसमें ये लोग एग्रीगेट करके दिखाते हैं। नेक्स्ट लिखो बेटा, वाइटल इंफॉर्मेशन मिसिंग। क्योंकि ये लोग सिर्फ किस पे लेते हैं? ये लोग अपनी बुक्स पे जो चीजें दिखाती है किस वैल्यू पे दिखा रहे होते हैं? मॉनेटरी टर्म्स पे दिखा जाते हैं। लेकिन अगर कोई क्वालिटेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं दिखाते हैं, कहते हैं सर वो फिगर्स में आ नहीं रहा इसलिए हम लोग नहीं दिखा सकते। तो ब्रैकेट में लिख लो बेटा ड्यू टू, अरे किसी डायरेक्टर की डेथ हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजर था वो, उसी की वजह से कंपनी इतना फ्लरिश कर रही थी, उसी की डेथ हो गई तो उसके जैसा कोई सोच ही नहीं रहा, बट ये लोग इस इंफॉर्मेशन को नहीं दिखा सकते। लिख दो बेटा ड्यू टू monetary terms।
6 लिखो बेटा, नो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, वही ऊपर वाले की तरह है। एंड लास्ट, एंट्रीम रिपोर्ट, इसको फाइनल रिपोर्ट कभी माना ही नहीं गया, हमेशा ये माना गया कि मैनेजमेंट के अंदर का रिपोर्ट है, अनलेस एंड अनटिल कोई बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस को सर्टिफाई ना करते। तो ये हो गए आपके लिमिटेशंस बेटा। अब एक बार मेरे साथ लास्ट देख लो इस चैप्टर का यूज एंड इंपॉर्टेंस, बस उसके बाद ये खत्म होता है। हाँ जी बेटा, बायसनेस का मतलब होता है ना कि जैसे मैं अपनी बुक्स में मान लेना नेट रिलाइजेबल वैल्यू लेनी थी, मतलब मान लो ना कि मैं मोबाइल्स का बिजनेस करता हूँ, मैं ये वाला मोबाइल मान लेते हैं 1 लाख रुपए का खरीद के लाया, तो ये तो हो गई इसकी कॉस्ट। लेकिन आज की डेट में मार्केट में कितने का बिकेगा, मैं बोला भाई 90,000 का ही बिकेगा, और मैंने अपनी बुक्स में 90 ही लिखा, तो उसके पीछे का बेस क्या है, 90 में क्यों बिकेगा भाई, तुमने कहाँ बेच के देख लिया। तो ये मेरे कुछ पर्सनल जजमेंट भी होता है, इसका मतलब बायसनेस। तो कई बार मैं अपनी बुक को इन्फ्लेट करने के लिए या डिफ्लेट करने के लिए अपनी बुद्धि लगा लेता हूँ। डन, चलो सर लास्ट कंसेप्ट बेटा इस वाले चैप्टर का, कंसेप्ट नंबर 3 का, कंसेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3, यूज एंड इंपॉर्टेंस, यूज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप मेरी बात सुनो बेटा, मैं ये वाला जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसको मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, लेकिन आप मेरी बात ऐसे समझो, आप इसको कई बार भी देख लोगे तो आपका उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना बेनिफिट आप अगर इसको निकाल के खुद से एक बार नहीं पढ़ते बेटा, वरना तो आप देखते रहो उसको कई बार देखो, और भी बहुत सारे टीचर्स की है वो भी देखो, लेकिन आप खुद भी इसको पढ़ोगे तभी आपको आएगा, वरना तो ये सब बेकार है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है ये सब चीज़, ठीक। डन, आओ देखो सर, पहले नहीं पढ़ाया, किसी बात करता है। हाँ, क्या बात है, रिपोर्ट ऑन स्टीवर्डशिप। अब आप मुझे पहले बताओगे स्टीवर्डशिप का मतलब क्या होता है। क्या बात है, ये लड़का बहुत आगे जाने वाला है, एक बार इसके घर वालों के बारे में पता लगाओ कौन है, उनसे बात करेंगे और पता लगाएंगे ये कहाँ, ये सब चीजें कहाँ पढ़ रहा है ये लड़का। बोलो सर, रिपोर्ट ऑन स्टीवर्डशिप फंक्शन का मतलब क्या है, आप इसको हाईलाइट कर लो, नहीं तो एमसीक्यू अगर आएगा तो आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे, अगर एमसीक्यू आएगा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। आप देखो पहले यहाँ ना पहले पेज पे जब मैंने आपको लिखवाया था ये तो मैंने ना यहाँ पे आपको एक इमेज बनवाई थी जहाँ पे बहुत सारे ओनर्स थे, उन ओनर्स ने अपने ओनर्स के ही ग्रुप में से एक मीटिंग रखवाई, एनुअल जनरल मीटिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, कोई सी भी मीटिंग रखवाई, उसमें से 15 लोग छांट के अलग किए, बोला कि आप आज से कंपनी चलाओगे, कंपनी में एम्प्लॉइज काम करते हैं, एम्प्लॉइज को देखो कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए वो देखो, सारे काम करो। ये 15 लोग चुन के बेटा इधर आ गए, ये 15 लोग यहाँ चुन के आ गए, लेकिन आपको भी पता है अगर आप बिजनेस स्टडीज को अच्छे से पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है सर, क्या ऑब्जेक्टिव है सर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब आपके शेयर की वैल्यू को मार्केट में कई टाइम्स करना, 10 टाइम्स 20 टाइम्स से बहुत सारे टाइम्स करना, ठीक। वो लोग इस तरीके से काम नहीं कर रहे होते कि भाई 100 रुपए दिया अगले साल 110 दे देना, नहीं चाहिए उनको 110, उनको 100 रुपए के 500 चाहिए, 1000 चाहिए, 10,000 रुपए चाहिए। तो ये हुआ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब जो मैंने लोग चुने थे, ध्यान से देखना बेटा, स्टीवर्ड का मतलब हमने जो लोग चुने थे उन लोगों से मैंने ना चुनते समय ये बोला था कि कंपनी का प्रॉफिट इस साल इतना होना चाहिए, इस प्रॉफिट से मार्केट में एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगी और हमारे शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। स्टीवर्डशिप फंक्शन का मतलब होता है कि मैनेजमेंट का काम
और ओनर के एक्सपेक्टेशंस के बीच में खड़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट के हिसाब से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी है और ओनर्स ने उसमें क्या क्या कमियां देखी और क्या क्या हो सकता था, इसी को बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक यूज ये है कि ये स्टीवर्ड फंक्शन लिख करता है। अब इसको ब्रैकेट में लिख लो ताकि याद रह पाए। ब्रैकेट में लिखो बेटा, मैनेजमेंट रिपोर्ट एंड ओनर एक्सपेक्टेशन, ओनर एक्सपेक्टेशन can be evaluated through financial management। अब इसको बहुत 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 आसानी से समझने के लिए आप ऐसे समझ लो, बहुत आसानी से, आपके घर वाले और आपके बीच में बोर्ड का रिजल्ट है, वो बोर्ड का रिजल्ट आपका काम होगा और उनके एक्सपेक्टेशन से वो कितना ऊपर या कितना नीचे है, ये हो गया सर स्टीवर्ड फंक्शन। बोलो समझ में आया क्या? अब दूसरा देखो बेटा, नंबर 2, रिपोर्ट ऑन स्टीवर्ड फंक्शन के बाद अब दूसरा लिखो बेटा, बेसिस फॉर फिजिकल पॉलिसीज, बेसिस फॉर फिजिकल पॉलिसीज। अब कैसी कैसी पॉलिसीज बनेगी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तो दिखेगा, भाई प्रॉफिट अगर अच्छा हो रहा है या प्रॉफिट कम हो रहा है उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे। थर्ड, सर थर्ड लिखो बेटा, बेसिस फॉर ग्रांटिंग ऑफ क्रेडिट। अब मैंने आपको बोला ना, डेफिनेशन में जब आपने पढ़ा था तो आपने डेफिनेशन में देखा था कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओनर भी यूज करते हैं और एक्सटर्नल एजेंसीज भी यूज करती है। एक्सटर्नल एजेंसीज का मतलब जो जिन जिन लोगों ने आपको लोन्स दिया है, अब वो डिसाइड करेंगे कि आपसे लोन वापस लेना है या लोन के अमाउंट को और बढ़ाना है। तो लिखो सर, बेसिस फॉर ग्रांटिंग ऑफ क्रेडिट, बेसिस फॉर ग्रांटिंग ऑफ क्रेडिट। तो आप सोचो इसमें कितनी सेटिंग हो सकती हो। कल को आप सीए बन गए, कल को आप सीए बन गए, कंपनीज आएगी कहेगी सर हमारे इस बुक्स का प्रॉफिट बढ़ा दो, साइन कर दो, इससे क्या होगा बैंक हमें ज्यादा लोन देगी, और आप यहां पे सेटिंग करोगे भाई मैं क्यों बढ़ाऊं, मेरा क्या फायदा, मेरा क्या फायदा, तब वो कराएगा आपका नुकसान। फोर्थ लिखो बेटा, बेसिस फॉर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स डिसाइड करेंगे ना कि तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना ही नहीं करना, भाई प्रॉफिट बहुत बढ़िया है, बढ़ रहा है। फिफ्थ बेटा, सेकंड लास्ट है ये, फिफ्थ बेटा, गाइड टू द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। लिखो सर, गाइड टू द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मेड। अभी देखो ना, आपने नहीं देखा इस सीजन चांदी सिल्वर कितनी तेजी से बढ़ रहा था, है ना, लेकिन वो उतनी तेजी से गिर भी गया। डन। सिक्स्थ बेटा, सिक्स्थ बेटा, सिक्स्थ लिखो बेटा, एड, AID वाला, AID वाला बेटा, एड्स ट्रेड एसोसिएशंस। एड्स का मतलब है बेटा हेल्प, एड ट्रेड एसोसिएशन in helping their member। और अब आ गया बेटा यूजर्स का लास्ट पॉइंट, जिसका नाम है हेल्प स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज भी आपसे ये रिपोर्ट्स मांगता है और इसके बेसिस पे आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। तो अब यहाँ पे खत्म हो गया आपका चैप्टर 1। अगर आप ये सब याद कर लोगे तो गारंटी मेरी आपके 6 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। अब एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, हम ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलो सर, थैंक यू सो मच। जो बच्चा मुझे सुना देगा वो जा सकता है।